हेलो और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अब आसान है में। दोस्तों, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने भाग 11 के बारे में पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ा था। और वहां पर हम लोगों ने 3 संबंध के बारे में बात किया था। एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और तीसरा था वित्तीय संबंध। तो इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 14, और जहाँ पर हम लोग बात करेंगे संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संघ और राज्य क्या होता है इसके बारे में पता होगा, क्योंकि भाग 5 में हम लोगों ने संघ के बारे में और भाग 6 में हम लोगों ने राज्य के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और उसको चीज़ों को समझा था। और आज हम लोग बात करेंगे कि संघ और राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो अगर संघ की सेवाओं को बात करें तो सबसे पहले तो हो जाएगा इनकम टैक्स। जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो संघ के अंतर्गत यानी कि केंद्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बात करें राज्यों के अंतर्गत होने वाली सेवाओं की, तो एक जो अच्छा एग्जांपल है वो है डिप्टी कलेक्टर। ओके, यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उनके बाद जो उस कैंडिडेट को पद मिलते हैं वो जो है राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये थे राज्य और संघ से संबंधित कुछ उदाहरण। हालांकि इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आपने एग्ज़ाम अब आसान है को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपकी कोई डाउट है, अगर आप उससे कुछ रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोक सेवाएँ हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले 21 अप्रैल 1793 को हुई थी। और इस वक्त जो था भारत में पहली बार ऐसा हुआ था जब भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की गई थी। हालांकि ये जो सेवा थी यानी कि जो भारतीय नागरिक सेवा है, इसको बोला जाता था ICS, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन था और उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इस सेवा की शुरुआत की थी, यानी कि इस सर्विस की शुरुआत की थी जिसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, यानी कि जो टैक्स वगैरह थे, जो राजस्व था, उसको कलेक्ट करना और सरकार के कोष में उसको जमा करने का जो काम था वो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारियों को दिया जाता था। और ये जो मुख्य रूप से था ये अंग्रेजी नागरिकों को ही दिया जाता था, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग होते थे उन्हीं को इस पर कार्य करने का या इन पदों पर बैठने का अधिकार होता था। इनमें अभी तक भारतीयों की कोई भी भागीदारी नहीं थी और उसको भारतीयों को नहीं लिया जाता था इस सेवा में। तो शुरुआत तो हुई थी लेकिन अभी तक भारतीयों के लिए शुरुआत नहीं हुई थी। और भारतीय नागरिक सेवा की जो शुरुआत है 1793 में हुई थी। और इस वक्त जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस नामक व्यक्ति है, जिसके बारे में हम लोगों ने संवैधानिक विकास के दौरान पढ़ा था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये भारत का गवर्नर जनरल था। ओके, तो ये जो था भारत का गवर्नर जनरल था और इसी ने 1793 में भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की थी और इसीलिए इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। ओके, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय नागरिक सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक कौन माना जाता है, तो उसमें आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा और आप इसी पे टिक करेंगे। ओके, इसके बाद भारत में 1923 से भारतीय नागरिक सेवा जो थी, यानी कि जो 1793 में भारतीय नागरिक सेवा बनाया गया था, उसको 1923 में लगभग 200 साल से भी ज़्यादा के टाइम गुजरने के बाद इसको जो है इसका नाम बदल दिया गया और इसको अब IAS कर दिया गया, यानी कि जो पहले ICS था उसका नाम बदल के IAS कर दिया गया। तो पहले इसका नाम भारतीय नागरिक सेवा था और 1923 में इसको बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। इसके बाद संघ और राज्य के अधीन कार्यरत अधिकारी लोक सेवक कहलाते हैं। ठीक है, तो जो संघ और राज्यों के अधीन अधिकारी होते हैं उनको लोक सेवक कहते हैं। और ये जो लोक सेवक होते हैं ये मिलकर एक स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो जो लोक सेवक होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, लेकिन अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि अगर ये स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं तो फिर अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो जितने भी MLA होते हैं या जो सांसद होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, जितने भी मतलब के प्रतिनिधि होते हैं जिनको लोगों द्वारा चुना जाता है चुनाव के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से, वो सब मिलकर एक अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और इसको अस्थायी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनका पद है ये 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और इसमें भी इनको गारंटी नहीं होती कि 5 वर्षों तक अपने पद पर बने ही रहेंगे, क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार है और दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो फिर सरकार जो है भंग कर दी जाती है। इसके अलावा अगर सदन में जो दल है वो बहुमत खो देता है तब भी उसकी सरकार गिर जाती है। तो कुल मिला के इनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होती है
और ये अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किए जा सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर भंग नहीं किया जाए, 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर भी लेते हैं, उसके बाद भी अगले 5 साल इनको अवसर मिलेगा, जनता इनको गद्दी पे बैठाएगी या नहीं बैठाएगी इसकी गारंटी नहीं होती, इसलिए इनको अस्थायी कार्यपालिका बोला जाता है। लेकिन अगर बात करें लोक सेवकों की, तो वो जो है अपने पद पर बने रहते हैं और उनका जो भी कार्यकाल होता है वो अपने पद पर बने रहते हैं, और इसलिए बोला जाता है कि लोक सेवक जो हैं वो स्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, जबकि जो नेता और मंत्रिपरिषद हैं, जो मंत्री हैं, वो मिलकर अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। हालांकि जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, हमने पढ़ा था केंद्र में कि विधि निर्माण का काम जो है वही करते हैं, यानी कि अगर कोई कानून बनाना है तो वो अस्थायी कार्यपालिका ही बनाएगी, क्योंकि उनको जो है लोगों ने चुना है, लोगों का भरोसा है उनके ऊपर, इसलिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो अस्थायी कार्यपालिका को है। और जो लोक सेवक हैं उन कानूनों को लागू करवाने और उनको सुनिश्चित रूप से संचालित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो स्थायी कार्यपालिका की होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो थे इनको अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत होने के लिए चर्चा हो रही थी, तो उस वक्त सरदार पटेल ने इनकी जो थी बहुत ही ज़्यादा, इनके समर्थन में बहुत ज़्यादा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके ही प्रयासों से अखिल भारतीय सेवाओं को अपनाया गया था, इसलिए इनको अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है, यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ओके, तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका जो जनक है वो सरदार भाई पटेल को माना जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं लोक सेवाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो लोक सेवाओं की बात करें तो सबसे पहले 1924 में एक आयोग बनाया गया था, और इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि वो लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधानों उससे संबंध में सरकार को सिफारिश करे। ठीक है, तो 1924 में ली आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर लोक सेवा आयोग बनाया गया था। ओके, तो जो लोक सेवा आयोग है, इसका जो कार्य है, जितनी भी सेवाएं होती हैं उनको संचालित करने का जो कार्य होता है वो इस आयोग का होता है, और इसका गठन जो है 1926 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि लोक सेवाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं या ये कितने प्रकार की होती हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अखिल भारतीय लोक सेवा, दूसरी है संघ लोक सेवा, और तीसरी है राज्य लोक सेवा। अगर बात करें अखिल भारतीय लोक सेवा के बारे में, तो अखिल भारतीय लोक सेवा जो है, यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं ये जो है केंद्र में भी कार्य करते हैं और राज्य में भी कार्य करते हैं, यानी कि इनका जो कार्यकाल होगा वो केंद्र में भी अपनी सेवा देंगे और राज्य में भी अपनी सेवा देंगे, और ये दोनों बारी बारी से काम करेंगे। यानी कि अगर केंद्र में सेवारत है तो फिर राज्य में सेवारत नहीं हो सकता, और अगर राज्य में सेवारत है तो केंद्र में सेवारत नहीं हो सकता। यानी कि एक टाइम पे एक ही जगह जो है वो कार्य करेगा, या तो केंद्र में या तो राज्य में। हालांकि इनको दोनों जगह ही कार्य करने का अवसर दिया जाता है। शुरुआत राज्य स्तर से होती है और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, प्रमोशन के जरिए वो केंद्र स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद है संघ लोक सेवा। तो यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो सिर्फ केंद्र की सेवा में, यानी कि केंद्र में जो पद होते हैं वहाँ पर बैठते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग जो है, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही अपनी सेवा देते हैं, उसके अलावा और किसी भी राज्य में अपनी सेवा नहीं देते हैं। अब नंबर 1 डाल दीजिए, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? ये केंद्र एवं राज्य सरकारों में समान रूप से होते हैं, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवा, यानी कि जो लोक सेवक होते हैं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से जिनका चयन होता है, और वो लोक सेवक जो होते हैं, तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में समान रूप से होते हैं, और इनके जो सदस्य होते हैं राज्य एवं केंद्र के अधीन शीर्ष पदों पर बारी बारी से अपनी सेवाएं देते हैं। यानी कि जो राज्य के अंतर्गत जो सबसे ऊंचा पद होगा, प्रशासनिक पद होगा, वहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं से जिनका चयन होता है उनको भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप IAS अधिकारी मान लीजिए, IPS अधिकारी मान लीजिए। ठीक है,
तो ये जो होते हैं सबसे शीर्ष पदों पर बैठते हैं जाकर राज्य में, और जब इनका प्रमोशन होता है तो फिर उसके बाद ये कहाँ पहुँच जाते हैं, केंद्र सरकार के पास। ओके, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों में समान रूप में होते हैं, ठीक है, दोनों जगह अपनी सेवा देते हैं। सेवाओं के सदस्य, ठीक है, तो ये जो सदस्य होते हैं इन सेवाओं के, अखिल भारतीय सेवाओं के राज्य एवं केंद्र के अधीन शीर्ष पदों पर बैठते हैं, ठीक है। सबसे ऊंचे पदों पर जो होते हैं वो अखिल भारतीय सेवा से ही चुने जाते हैं, और ये बारी बारी से अपनी सेवा देते हैं। शुरुआत इनकी राज्य से होती है और फिर जब इनका प्रमोशन होता है तो ये केंद्र स्तर के अधिकारी या सचिव बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है इनकी भर्ती एवं प्रशिक्षण जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो इनकी भर्ती है और जो इनको प्रशिक्षण दिया जाता है उसका जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाती है। और वर्तमान में अगर बात करें तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला है IAS, दूसरा है IPS और तीसरा है IFS, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, और IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा। तो ये जो हैं 3 सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय सेवा है, यानी कि पूरे भारतीय स्तर पर इनका कार्य होता है। इसके बाद है केंद्रीय लोक सेवाएं या संघ लोक सेवाएं। तो यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो मुख्य रूप से केंद्र को सेवा देते हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है वहाँ पर उनको सेवा देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आयकर विभाग हो गया, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क हो गया, भारतीय विदेश सेवा हो गया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया। तो ये जो पद हैं ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केंद्रीय सेवाएं और इनके सदस्य केवल भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि जो केंद्रीय सेवाओं से चयनित सदस्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं, तथा इनसे संबंधित अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में पद धारण करते हैं, ठीक है। तो जो भी अधिकारी होता है इनसे जिनका भी चयन होता है वो जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं वहाँ पर पद ग्रहण करते हैं और वहाँ पर कार्य करते हैं। इनका किसी भी राज्य से कोई भी किसी प्रकार का लेना देना नहीं होता, या उनको कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी सेवा नहीं देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सेवाएं हैं 4 सेवाएं हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है राज्य लोक सेवाएं। तो राज्य लोक सेवाएं जो होती हैं वो ये होती हैं जहाँ पर एक राज्य जो होता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और इनका जो प्रशिक्षण है और जो भर्ती है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो अपनी सेवाएं हैं वो भी अपने राज्य में ही देते हैं, और किसी भी राज्य में जाके या केंद्र में इनका कोई भी योगदान या कोई भी सेवाएं नहीं दी जाती, ठीक है। तो इन सेवाओं के सदस्य केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं, तथा ये राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर होते हैं, किंतु ये अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों से निम्न सेवाओं पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है एक चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जिन अधिकारियों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग से होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर वो सबसे ऊंचा पद जो होगा वो डिप्टी कलेक्टर का होगा, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर का होगा, और इसके ऊपर जो होगा वो कलेक्टर होगा, यानी कि IAS होगा, और ये जो होगा डिप्टी IAS होगा, ठीक है। तो ये जो IAS होगा ये अखिल भारतीय सेवाओं से चुना जाएगा, और ये जो होगा डिप्टी IAS ये जो होगा राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि राज्य लोक सेवा से चुना जाएगा। तो इनमें दोनों में फ़र्क ये है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं से चुने जाते हैं वो हमेशा ऊंचे पदों पर बैठते हैं, और जो राज्य लोक सेवा आयोग से चुने जाते हैं वो हमेशा अखिल भारतीय सेवाओं से नीचे के जो पद होते हैं उन पर बैठते हैं और उन पर अपनी सेवा देते हैं, ठीक है। और इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं वो हैं राज्य लोक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य न्यायिक सेवा। एक्चुअली इसको आप कट करके यहाँ पर राज्य प्रशासनिक सेवा लिख लीजिए, ओके। तो ये 3 सेवाएं होती हैं जो राज्य सरकार को इनके द्वारा चुने गए उम्मीदवारों द्वारा दी जाती हैं, और सिर्फ ये एक राज्य में ही सीमित रहते हैं। इसके बाद है लोक सेवाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो संविधान में लोक सेवाओं के बारे में क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 312, और इसमें बताया गया है कि एक अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया जाएगा, और इसमें ये बताया गया है किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा की मान्यता
प्रदान करने का जो अधिकार है। ओके, तो ये जो है ये इसको आप अधिकार कर लीजिए। एक्चुअली क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप माइंड मत कीजिए, बस आप नोट डाउन कर लीजिए। अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को है, ठीक है। तो जो भी अखिल भारतीय सेवा होगी उससे संबंधित जो भी प्रावधान होंगे, यानी कि अगर किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो और उसमें कोई चेंज करना है तो ये जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को है। ना तो इसमें किसी राज्य का कोई रोल होगा और ना ही लोकसभा का कोई रोल होगा। इसमें जो है राज्यसभा की प्राथमिकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 315 और इसमें बताया गया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यानी कि जिस प्रकार संघ के लिए आयोग होगा उसी प्रकार राज्यों के लिए भी एक आयोग होगा। इसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग। ये क्या होता है और इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है ये देख लेते हैं। तो ये जो है भारत का केंद्रीय भर्ती आयोग होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो आयोग है ये भारतीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पे अधिकारियों को भर्ती करता है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और ये जो है केंद्र सरकार के अधीन होता है, ठीक है। इसके बाद है यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। ओके, तो ये स्वतंत्र भी है यानी कि ये अपने कार्य में स्वतंत्र है और इससे संबंधित इसको किसी प्रकार के सुझाव नहीं दिए जाएंगे कि ये पेपर कैसे सेट करे, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराए और किस आधारों पर चयन किया जाएगा। इन सब चीज़ें जो हैं इनका जो निर्धारण करने का अधिकार है वो संघ लोक सेवा आयोग को है। और संवैधानिक किस तरह से, क्योंकि इसका संविधान में संविधान निर्माण के दौरान ही प्रावधान किया गया था, क्योंकि इसको बाद में नहीं ऐड किया गया, संविधान बनने के दौरान ही ऐड किया गया था, इसलिए इसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इसके बाद है इसकी संरचना के बारे में। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं और संविधान में इनके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति चाहे तो इनके संख्या में परिवर्तन कर सकता है और अभी वर्तमान में इनको 9 से 11 सदस्य देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है नियुक्ति। तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद कुछ बिंदु हैं, इनको देख लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है, अर्थात इन्हें संवैधानिक आधारों पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब तक संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं वो संविधान में वर्णित किसी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे और सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये जो अधिकारी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि सरकार के अस्तित्व में होने या ना होने से इन आयोगों का कोई भी लेना देना नहीं है और इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन अगर इनको कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार से असंवैधानिक गतिविधियों में पाया जाता है तो फिर इनको जो है इनके पद से हटाया जा सकता है और इनको हटाने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, ठीक है। इसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष कार्यकाल के बाद, यानी कि जब ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होता, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो और जब इसका कार्यकाल यहाँ से समाप्त होता है उसके बाद वो किसी भी नौकरी में यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी या पद पे नहीं बैठ सकता, किंतु वह संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और अगर ये कोई कार्य करेगा तो सिर्फ किसी लोक सेवा आयोग से संबंधित पद पर ही बैठेगा, या तो उसका अध्यक्ष बनेगा या तो उसमें सदस्य के रूप में पद ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा और भी किसी राजनीतिक पद या संवैधानिक पदों पर इनको नहीं बिठाया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं इनके कार्यों के बारे में। तो इनका जो मुख्य कार्य है वो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित राज्यों में जो लेख सेवाएं होती हैं वहाँ पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना, ठीक है। यानी कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोक सेवाओं से संबंधित पदों पर नियुक्ति और भर्ती कराना। इसके बाद है राज्य लोक सेवा आयोग।
तो ये भी संघ लोक सेवा आयोग की तरह एक संस्था है जहाँ राज्य में भर्ती कराती है, यानी कि जो राज्य के पद हैं वहाँ पर अधिकारियों की भर्ती कराता है। ये भी एक संवैधानिक निकाय है और ये भी अपने कार्यों में स्वतंत्र है। संरचना की बात करें तो यहाँ भी सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। यहाँ पर एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। नियुक्ति जो है यहाँ पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, तो जिस प्रकार से संघ लोक सेवा के सदस्यों को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी अध्यक्ष को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है और इन्हें सिर्फ संवैधानिक आधारों पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भांति इन्हें भी कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है, अर्थात इन्हें संवैधानिक आधारों पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए है, वैसा पहला प्रावधान इनके लिए भी है। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो लगभग दोनों प्रावधान सेम ही हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इसके बाद है वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन में नियोजित नहीं किया सकता। ओके, तो तीनों प्रावधान जो हैं वो एकदम सेम ही हैं तीनों के लिए। इसके बाद है अनुच्छेद 316 और इसमें बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल कैसा होगा या कितने वर्षों के लिए वो अपने पद पर बैठेंगे। तो अगर नियुक्ति की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ओके, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, यानी कि जो भी पहले पूरा हो जाए, या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है या तो उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है, भले उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो या ना हो। यानी कि अगर वो 62 साल का है और 3 साल बाद वो 65 साल का हो जाता है तो उसका कार्यकाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्षों के लिए माना जाएगा और 65 वर्ष की उम्र होते ही उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद सदस्यों की संख्या, और संघ लोक सेवा आयोग में 11 से 13 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या चुने जाते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग में जो है इनकी संख्या जो है वो निर्धारित नहीं है। इसके बाद योग्यता की बात करें तो एक तरफ लिख लीजिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और एक तरफ लिख लीजिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीएससी। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए और ये दोनों के लिए समान है। ठीक है, उसके बाद है जो उसकी उम्र है, यानी कि जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं उनकी योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उनकी जो उम्र है वो 65 वर्ष से कम होनी चाहिए संघ लोक सेवा आयोग में, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है वहाँ पर 62 वर्ष से उनकी उम्र कम होनी चाहिए। वह केंद्र सरकार के अधीन 10 वर्षों से कार्यरत हो, यानी कि वो कम से कम 10 वर्षों तक केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर चुका हो, तभी वो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनने के योग्य होगा। और राज्य लोक सेवा आयोग में वो राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों तक कार्य कर चुका हो। इसके बाद अनुच्छेद 317 और यहाँ पर बताया गया है संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का निलंबन कैसे होगा, यानी कि उनको उनके पद से किस प्रकार हटाया जाएगा। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा उनके सदस्यों को हटाया जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 318 और यहाँ पर बताया गया है नियुक्ति के पश्चात संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। यानी कि एक बार अगर कोई व्यक्ति संघ या राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष के पद पर बैठ गया है तो उसके कार्यकाल के दौरान ना तो उसका वेतन यानी कि सैलरी कम की जा सकती है और ना ही उनको जो भत्ते मिलते हैं उनको कम किया जा सकता है। यानी कि एक बार अगर वो अपने कार्यकाल पर बैठ गए, पद पर बैठ गए, तो ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। इसके बाद अनुच्छेद 320 और यहाँ पर है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिवर्ष नागरिक सेवा की परीक्षाएं आयोजित कराएं। यानी कि यहाँ पर संवैधानिक रूप से बोल दिया गया है कि जो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग होंगे ये हर साल अपने जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएंगे और हर साल इन पदों पर भर्ती करवाएंगे। यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का झोलझाल या भ्रष्टाचार की संभावना नहीं है, क्योंकि जो राज्य और संघ लोक सेवा आयोग हैं ये अपने कार्य को लेकर बहुत ही परफेक्ट होते हैं और
टाइम टू टाइम, हालांकि राज्य लोक सेवा आयोग में तो कभी कभार देरी हो भी जाती है, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है वो कभी भी अपने एग्ज़ाम रोक के नहीं रखता, वो टाइम टू टाइम अपने एग्ज़ाम कराता रहता है। अनुच्छेद 323 और इसमें बताया गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वे प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कर्तव्य यह होगा कि वे प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं का विवरण राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करें। यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनका काम यह है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और उनको चयनित करना और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है, रिपोर्ट है, वो राष्ट्रपति को सौंपना। ठीक है, तो अगर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है तो वो राष्ट्रपति को, और अगर राज्य लोक सेवा आयोग का है तो वो राज्यपाल को इससे संबंधित रिपोर्ट है या फिर विवरण जो है वो सौंपेगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपके कोई सुझाव है तो आप उस चैनल पर मैसेज कर दीजिए, या तो आप यहाँ पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।